कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द कोर्स ऑफ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के कोर्स में हम लोग मैकेनिक्स वाला पार्ट कर रहे थे, उसमें से पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। पार्ट 2 हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में चल रहे थे, जिसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। पहला क्लास में फोर्स का डेफिनेशन पढ़े थे, दूसरी क्लास में हम लोग क्या किए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूरा पढ़े थे, उसमें इनर्शिया पढ़े थे और उसमें इनर्शिया और फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल वगैरह, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखे थे। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग आगे जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म जानना पड़ेगा जिसके बारे में, जैसे कि फर्स्ट लॉ में जैसे इनर्शिया हम लोग को पहले पढ़ना पड़ा था, तो हम लोग फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आया। वैसे ही सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए हमें एक टर्म जानना पड़ेगा, दैट इज मोमेंटम और संवेग। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं पहले कि इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का क्या जरूरत पड़ा हमारे फिजिक्स में। ठीक है, क्यों इस टर्म को लाया गया। समझो कि मान लो 2 बॉल है, ठीक है, एक टेनिस बॉल है और एक मान के चलो कि कोई मेटल का बॉल है, मतलब हार्ड बॉल है, इससे इसका मास ज़्यादा होगा, मतलब द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, ये बॉल 1 जो है सो मान के चलते हैं हम लोग कि ये टेनिस का बॉल है, ठीक है, और ये जो बॉल है ये कोई मेटल का बॉल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें। मान लो ये भी v की स्पीड से आ रहा है, ये भी v की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, दोनों क्या कर रहा है, v की स्पीड से आ रहा है। जब v की स्पीड से आ रहा है तो सोचो तो कि अगर दोनों को हम रोकना चाहते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, अगर दोनों का साइज सेम होगा और ये टेनिस का बॉल है, ये मेटल का बॉल है, मतलब टेनिस का मतलब रबर का बना होगा, ये मेटल का किसी आयरन या स्टील वगैरह किसी चीज़ का बना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, तो मास ऑफ बॉल 1 जो होगा सो लेस देन मास ऑफ बॉल 2 होगा, मतलब इसकी द्रव्यमान इससे कम होगी कि नहीं। तो एक चीज़ ध्यान दो कि मान लो यहाँ पे दोनों को हमें रोकना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये बॉल को भी रोकना है, इस बॉल को भी रोकना है। ठीक है, समझिए थोड़ा इसको। अब इसको हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं, इसको भी रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इसके स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं। स्टेट को चेंज करने का दैट मीन्स ये पहले मोशन गति में है, ये भी गति में, हम लोग इसको विराम में लाना चाहते हैं। ठीक है, रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे मेटल वाले पे और टेनिस वाले पे, क्या दोनों में हमें सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा या कम अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सर ये टेनिस बॉल है, हल्का है, इसमें कम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ये क्या है, मेटल का बॉल है, ये भारी, हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें फोर्स अगर आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, इसमें कम लगाना पड़ रहा है, मतलब फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मेटल मास पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, द्रव्यमान पे। ठीक है, द्रव्यमान पे हमें इसको रोकने के लिए या इसको मोशन में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहले तो मास पे। ठीक है, दूसरी बात ये चीज़ समझ में आई। अब मान के चलो कि दोनों टेनिस बॉल ही होता। ठीक है, दोनों क्या होता, टेनिस बॉल होता। ये केस 1 हो गया। ठीक है, एक केस और समझते हैं मोमेंटम को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, अब केस 2 में क्या था कि मान के चलो दोनों जो है या मेटल का ही बॉल है या दोनों टेनिस का बॉल, दोनों मेटल का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों मेटल का बॉल है। अब इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, v1 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है और v2 जो इसका वेग है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये हम लोग को पता है कि इसकी वेलोसिटी इसकी। अब दोनों का मास वगैरह सब सेम है। ठीक है, दोनों सेम बॉल है, तो m1 m2 दोनों सेम होगा। अब हम बोले कि इसको रोकना है, यहाँ पे क्या हो गया, v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब इसमें हमें रोकना पड़ेगा, तो मान के चलो इसमें फोर्स लगा रहे हैं F1 इसको रोकने के लिए, इसमें फोर्स लगा रहे हैं F2। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों बॉल सेम है, दोनों का सेम साइज, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर v2 बड़ा है तो v2 को रोकने के लिए, ये ज़्यादा स्पीड से आ रहा है तो इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई अगर धीरे धीरे आ रहा है तो उसको आराम से हम धीरे से भी रोक सकते हैं। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स क्या है,
कि हमें क्या करना होगा कि F2 जो होगा सो ग्रेटर देन F1 होगा इस केस में, और इस केस में क्या होगा, इसमें भी F2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन F1 होगा। मतलब फाइनली जो फोर्स है दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। क्या क्या, एक बॉडी के मास पे जिसमें हम लोग फोर्स लगाने वाले हैं, और दूसरा हमें वेलोसिटी उसकी, उसमें जो चेंज लाना चाह रहे हैं उसको, उसमें हम लोग क्या चेंज लाना चाह रहे हैं, उसके मास को तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, चेंज क्या कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे v वेलोसिटी को 0 कर रहे थे, यहाँ पे v1 को 0 करने वाले, या v अगर मान लो ये रेस्ट में भी रहता है, अगर इसको में हम v1 वेलोसिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसमें v2 जिसमें ज़्यादा वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करना है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। और एक और चीज़ में फैक्टर आता है टाइम कि सर अगर कम फोर्स भी लगाएंगे और ज़्यादा समय लेंगे तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो टाइम वाला फैक्टर हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। अभी मान के चलिए कि जितना भी काम हो रहा है, ये जितना भी वर्क हो रहा है, सारे में टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल में सब पे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स है वो दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक मास पे, एक वेलोसिटी पे। समझ में आ रही बात। तो इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को एक टर्म का नाम दिया गया, उसको स्टडी करने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या होता है संवेग। अगर मान लो किसी, तो ये एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे किया गया, इट इज, देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछता है एग्जाम में, समझे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी। मतलब क्या होगा, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल, वेग का गुणनफल, समझ में आ रही बात। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं या संवेग कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो इसी टर्म को मोमेंटम, तो ये चीज समझ में आया आपको कि मोमेंटम, संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, किसी बॉडी में का मास अगर m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो m और v के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये समझ में आया एग्जाम्पल आपको, क्यों मोमेंटम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर ऐसे समझो कि मान लो एक बॉडी, उसका मास m है, ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम अभी इस पॉइंट पे पूछे कि मोमेंटम क्या है इस बॉडी का, ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। और मोमेंटम जो होता है वो इंस्टेंटेनियस टर्म होता है। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब एक क्षण के लिए होता है। जैसे कि मान लो कि अभी इस पॉइंट पे आप मोमेंटम पूछे, इसका मोमेंटम अभी कुछ हो सकता है, थोड़ा देर के बाद और कुछ पूछेंगे कि अगर मान लो इस पॉइंट पे, तो हो सकता है कि इक्वल हो या फिर चेंज हो जाए। तो हम लोग अगर मोमेंटम, अगर किसी बॉडी की मोमेंटम बता रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी एक पॉइंट पे उसकी मोमेंटम को बता रहे हैं। समझ में आ रही बात। ये नहीं थ्रू आउट द मोशन हम लोग उसका मोमेंटम कह रहे हैं। मे भी सेम हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है कि सेम हो सकता है, अगर सेम वेलोसिटीज चलते रहे तो सेम हो सकता है। लेकिन मोमेंटम एक कैसा टर्म होता है, इंस्टेंटेनियस टर्म होता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी सिलेबस का चीज़ नहीं है, बस हम ऐसे ही बता दें, ठीक है। अब मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, पी। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, पी, और द्रव्यमान का m और वेग का v, मतलब मास इज m और वेलोसिटी इज v, मतलब p इक्वल्स टू mv। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ a body of mass m is moving with v, then its momentum will be m into v, ठीक है। मतलब अगर कोई वस्तु है जो जिसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसका संवेग कितना होगा, mv, ठीक है। अब एक और चीज समझिए इसमें थोड़ा। अब जो इसमें अगला चीज समझने वाली चीज क्या है, इसका पहले एसआई यूनिट एक देख लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है, एसआई यूनिट क्या हो सकता है, तो देखो मास का एसआई यूनिट, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, मतलब केजी मीटर पर सेकंड हो सकता है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, किसकी, मोमेंटम की या संवेग की, ठीक है। तो एसआई यूनिट याद रखिएगा, एसआई यूनिट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला चीज, और इससे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कैसा क्वांटिटी मतलब स्केलर है, वेक्टर है, क्या है। तो सोचो थोड़ा सा कि ये मास m है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से चल रहा है, इसका मोमेंटम हम पूछेंगे। पहली बात m इंटू वी, वी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, v हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ये m क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, v क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक चीज समझो कि अगर v बता रहा, v मतलब क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि हमारा वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, किधर, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, किधर भी बताएगा तो डायरेक्शन बताएगा। तो मोमेंटम भी जो होगा ना, सो v पे डिपेंड कर रहा है, m का तो कोई रोल है नहीं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा दैट मीन्स वो v के डायरेक्शन की तरफ ही होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अगर मान लो मास 1 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। अब मोमेंटम निकालोगे तो m इंटू वी करोगे, 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। समझ में आ रही बात। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन तो रह ही जा रहा है, डायरेक्शन तो कैंसिल हो नहीं रहा कहीं। दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, जो किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। और अगर इसके पास डायरेक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाने वाला है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स क्या होगा, सदिश राशि। और ये जो इसका डायरेक्शन होगा वो किसके अलोंग होगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम जो होगा, या P लिख देते हैं, वो किसके अलोंग होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेग के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। तो ये कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला क्वेश्चन ही मोमेंटम से क्या बनता है, संवेग से, कि ये इसका डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मोमेंटम। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूला दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग मोमेंटम, उसमें P इक्वल्स टू एम वी, एम स्क्वायर वी, एम वी स्क्वायर, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, एम वी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आगे बहुत यूज होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा। एसआई यूनिट इसका पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसका डायमेंशन पूछ सकते हैं। डायमेंशन जब मैं वो बोला था आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें इसका डायमेंशन करवा देंगे, उसका टेंशन मत लो। उसके बाद ये पूछ सकता है स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या कौन सी होगी, वो किसके डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन किसका होगा, मोमेंटम का भी, ठीक है। तो मोमेंटम क्लियर है, इतना चीज मोमेंटम में याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग मोमेंटम देख लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम का काफी यूज है इसमें, चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, पहली बात हम जब पहला क्लास हो रहा था तो उसमें हम लास्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताएगा, ये क्या करता है, डिफाइन करता है किसको, फोर्स को। ये याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, विच लॉज ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स, ठीक है। इसमें से कौन सा लॉ ऑफ मोशन है जो फोर्स को परिभाषित करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। बल को परिभाषित करता है ये। डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बल को परिभाषित करता है, दैट मीन्स बल के बारे में ही कुछ बताएगा ये, कि मतलब बल को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक चीज सोचो, कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसका मोमेंटम p है, दूसरा बॉडी p1 है, दूसरा बॉडी इसका मोमेंटम p2 है, और मान के चलो p1 इज ग्रेटर देन p2, ठीक है। मतलब मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 क्या है, बॉडी 2 के मोमेंटम से ज़्यादा है।
अब सोचो कि दोनों को फिर से यहाँ पे रोकना है। रोकने की एग्जाम्पल इसलिए हम दे रहे हैं कि ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसको रोकना है, ये स्टॉपर है, ये चाह रहा है कि दोनों को हम रोकें। अब एक चीज़ समझो कि पहली बात, इसकी मोमेंटम ज़्यादा है, इसकी मोमेंटम कम है, तो इसमें हमें अगर टाइम सेम दिया गया फोर्स को रोकने के लिए कि तुम दोनों को 2-2 सेकेंड में रोक देना है, तो जाहिर सी बात इसकी मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, तो इसमें हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हम लोग देख रहे थे मोमेंटम वाला जब एग्जाम्पल देखे थे उसमें, जिसकी मोमेंटम, जिसकी मास और वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें सोचो इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका, अब अगर हमें दोनों का टाइम सेम दिया गया तब तो हमें फोर्स सेम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दिया कि इसमें तुम ज़्यादा टाइम ले सकते हो, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, समझ में आ रही बात, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसको रोकना है तो अब भी फोर्स सेम लगाना पड़ेगा या ज़्यादा या कम, अब आप कह नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं दिया गया। हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा भी धीरे से फोर्स लगा दो, धीरे धीरे करके ये 1 घंटे में जाकर रुक जाएगा। क्या कि अगर फोर्स लगाओगे तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर निगेटिव फोर्स इसको रोक रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो निगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा। इसके कारण क्या होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा और फाइनली जाकर ये रुकने वाला है, ठीक है। अब ऐसे ही सोचो ना कि मान लो कि दोनों की वेलोसिटी है, अब मान लो ये कार ही चल रहा है, ठीक है, एक कार काफ़ी तेज चल रहा है, मतलब दोनों कार, एक कार की मोमेंटम ज़्यादा है, एक कार की मोमेंटम कम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जिसकी मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकना है मान लो 1 किलोमीटर में, जिसकी मोमेंटम कम है उसको यहीं तुरंत रोकना है, ठीक है। तो अब ब्रेक जो लगाओगे, तो ब्रेक जब हम लगाएंगे तो उसमें जो जिसको तुरंत रोकना है उसमें ब्रेक क्या करना, थोड़ा हार्ड लगाना पड़ेगा, और जिसको हम लोग देर से भी रोकना, हल्का सा ब्रेक पे भी अगर पाँव रखे रहेंगे थोड़ा सा तो भी वो धीरे धीरे करके क्या होगा, रुक ही जाएगा काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पे एक और चीज़ पे डिपेंड करा फोर्स, तो जिसमें अगर हमें टाइम ज़्यादा दिया गया है ना रोकने के लिए, ठीक है, उसमें हमें फोर्स कम भी लगाना पड़ेगा तो चलेगा। समझ में आ रही बात? अगर उसमें हमें कम भी फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर मान लो दोनों का मोमेंटम सेम है, एक को 1 मिनट में रोकना है, एक को 2 मिनट में, तो जिसको 2 मिनट में रोकना है उसमें आप फोर्स थोड़ा कम भी लगाओगे तो भी वो 2 मिनट में रुक जाएगा। लेकिन इसमें इसको 1 मिनट में रोकना है तो इसमें फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स मोमेंटम, पहले फोर्स किसी पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे, कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसका फोर्स ज़्यादा हुआ। दूसरा चीज़ किस पे डिपेंड करे, कितना टाइम उसकी मोमेंटम को जीरो करना है। रोकने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी v से वेलोसिटी को क्या कर देना है, जीरो कर देना। और जीरो कर देंगे तो मोमेंटम m इंटू वी होता है, और m इंटू जीरो करोगे तो मोमेंटम आपको क्या मिलने वाला है, जीरो। मतलब मोमेंटम p1 से जीरो कर देंगे तभी तो ये रुकेगा। समझ में आ रही बात? वैसे ही इसकी मोमेंटम p2 से जीरो करेंगे तभी रुकेगी। तो मोमेंटम जो चेंज कर, पहला चीज पे किसी पे डिपेंड कर रहा है, कितना मोमेंटम को चेंज करना है, ठीक है। कितना मोमेंटम यहाँ चेंज करना था, p1, यहाँ पे p2 चेंज करना था। और दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करेगा फोर्स, की कितना टाइम पे हमें चेंज करना है। समझ में आ रही बात? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोर्स का, कि कितना समय में हमें इसको रोकना है, या कितना समय में उतना मोमेंटम को चेंज कर देना है। समझ में आ रही बात? मतलब क्या, दो चीज पे, और चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स जो है, पहला बात चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम पे। ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन नहीं है। दूसरा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम टेकन पे। और कैसा डिपेंड करेगा, इनवर्सली, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा हमें रोकने के लिए उतनी हमारे फोर्स कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। समझ में आ रही बात? इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो अब ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो जितना चेंज होता है और उसको अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रेट। जैसे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसमें क्या करते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करते थे। वैसे यहाँ पे क्या है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना जल्दी हमें मोमेंटम चेंज करना होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जितना धीरे धीरे मोमेंटम को चेंज करेंगे उतना फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसी को तो कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यही वाला कॉन्सेप्ट दिया था कौन, न्यूटन, जिसको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है डेफिनेशन, तो देखते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि मान लो कोई एक बॉडी, इसका मास m है, अभी v1 वेलोसिटी से चल रहा है।
ठीक है, क्या कर रहा है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है। अब इसमें आप क्या किए, थोड़ा फोर्स लगा दिए, क्या किए, फोर्स लगा दिए। अब फोर्स जैसे लगाए इसकी वेलोसिटी क्या होगा, जैसे कि मान लो ये ऐसे से चल रहा है, ऐसे से चल रहा है, हम यहाँ से क्या किए, इसमें फोर्स लगा दिए, तो फोर्स लगा दिए तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, मतलब वेग में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं। अगर मान लो ये धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, हम यहाँ से अचानक फोर्स लगा दी तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज करेगा। तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो मान लो ये m है, यहाँ पे वेलोसिटी इसको v2 हो गया, ये टाइम कितना लग गया इसको चेंज करने में, t टाइम लग गया। ठीक है, तो मोमेंटम भी चेंज किया कि नहीं किया, मोमेंटम मतलब यहाँ पे इसका मोमेंटम p1 था जो m इंटू v1 के बराबर था, यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या हो गया, p2 जो m इंटू v2 के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब संवेग यहाँ पे mv2, वहाँ से पे संवेग mv1, मतलब मोमेंटम चेंज किया कि नहीं किया, चेंज किया। किसके कारण चेंज किया, फोर्स के कारण। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है, फोर्स जो होगा सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का क्या मतलब है, मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब जो बल होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो ये फोर्स होगा फाइनली क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, जितना उसको चेंज करने में टाइम लगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, p2 माइनस p1, मोमेंटम तो यही चेंज किया ना, अपॉन टाइम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि फोर्स का डेफिनेशन कैसे यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नोट करने का मन है तो। अब आगे चलिए, अब इसको हम लोग देखते हैं। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 हो गया। नाउ p1 की वैल्यू कितनी थी, m इंटू v1, p2 का वैल्यू कितना था, m इंटू v2। चेंज कितना है मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम को लोग डेल्टा p से लिखते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, p2 माइनस p1 मतलब mv2 माइनस mv1। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, mv2 माइनस v1, अगर सेम बॉडी है उसका मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम लोग फोर्स को क्या लिखते हैं, डेल पी अपॉन टी। ठीक है, डेल टी भी लिख सकते हो, डेल टी करने का मतलब चेंज इन टाइम, यहाँ पे टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 था, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू टी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है k। ठीक है, और ये k की वैल्यू को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग कितना पुट करते हैं, 1। इसकी वैल्यू को कितना लिया गया है, 1। ठीक है, अब फोर्स को इसी के इक्वल ही रखा गया है। ठीक है, इस तरह से रखा गया है कि इसकी वैल्यू को 1 लिया गया, क्योंकि हम लोग यहाँ नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, फोर्स, यहाँ पे हमें नया क्वांटिटी डिफाइन करें फोर्स, तो उसको हम लोग कैसे भी उसकी वैल्यू को इनिशियली एडजस्ट कर सकते हैं। तो के का झंझट हटाने के लिए के की वैल्यू 1 रख दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल पी अपॉन डेल टी। अब डेल पी कितना है, m v2 माइनस v1 चेंज इन मोमेंटम, और डेल टी क्या है, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मीन्स t, जो हमें क्या है, ये वाला टाइम यहाँ से t1 से t2 में चेंज हुआ। तो एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ से अगर आप अपना डेफिनेशन यहाँ से फोर्स निकालोगे, क्या आएगा, m इंटू v2 माइनस v1 अपॉन टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, v1 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या था, फाइनल वेलोसिटी बाय t। या फिर अगर आप थोड़ा सा मोशन वाला याद करोगे, अगर कोई बॉडी u से चल रहा है, यहाँ पे इसका v हो गया, यहाँ टाइम अगर इसका t हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होता था बताओ, तो v माइनस यू बाई टी होता था। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, मतलब त्वरण। तो जो फोर्स आएगा हमारा क्या आएगा बताओ, m इंटू ए आएगा, क्या a क्या है, v2 माइनस v1, मतलब v की वैल्यू यहाँ v2 है, u की वैल्यू क्या है, v1 है। यही तो कहता है फोर्स का डेफिनेशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही कोई हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये कहाँ से आया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है,
फोर्स को डिफाइन करता है, बल को परिभाषित करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि F इक्वल टू ए में कौन सा लॉज ऑफ इक्वेशन से निकल के आता है, कौन सा लॉ से निकल के आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, ठीक है। और मोमेंटम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर ये सब फार्मूला से कहीं से भी क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि एक बॉडी है, उसका मास कुछ दे दिया, एक्सेलरेशन इतना लगा रहे हैं उसमें, तो फोर्स कितना होगा बॉडी का, ठीक है। अगर इतना फोर्स लगा रहे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा। अगर एक्सेलरेशन, अगर मान लो फोर्स दिया हो कि इतना फोर्स लगा रहे बॉडी पे और मास उसका m है, तो F/m क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, मतलब त्वरण, ठीक है। वैसे ही मास निकालना है तो F/a है, निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला का काफ़ी यूज़ करना है और इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और अभी क्या करेंगे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स एक दो देख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, थोड़ा देखते हैं क्यों पीछे की ओर खींचना पड़ता है उसे। सोचो कि मान लो एक क्रिकेट प्लेयर है, ये क्या करने वाला है, कैच लेने वाला है। एक बॉल आ रहा है, काफ़ी तेजी से आ रहा है, ठीक है, कुछ मोमेंटम m भी है मान लो इसका। अब ये क्या करता है, अगर कैच लेना चाहता है तो अगर ये हाथ को यहीं पे रखेगा ना, यहीं पे रखेगा, जैसे ऐसे लिया, यहीं पे बॉल को यहीं पे रोकना चाहेगा, हाथ को नीचे नहीं करना चाहेगा, तो क्या करेगा, जितना सारा का सारा मोमेंटम इसका है ना mv, वो सारे के सारे मोमेंटम को इसको यहीं पे जीरो करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, कांटेक्ट टाइम कितना हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब बहुत कम टाइम में इसको जीरो करना पड़ेगा। यहाँ से हाथ हिलना भी नहीं चाहिए, यहीं पे इसको मोमेंटम को जीरो करना है। समझ में आ रही बात, मतलब टाइम बहुत कम, मोमेंटम सेम है, मोमेंटम क्या है p है, लेकिन ये टाइम जो है ना, अगर ये नीचे नहीं खींच रहा है तो इसका टाइम मान लो कि 1 सेकंड है, 1 सेकंड से कम ही होगा, लेकिन हम 1 सेकंड मान लेते हैं। तो फोर्स किसके बराबर होगा, p के बराबर। समझ में आ रही बात, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर। एक और एग्जांपल समझो, ये अगर अपने हाथ को ये नीचे खींच लेता है, ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ पे ला के, मतलब इतना नीचे नहीं, कुछ यहाँ तक नीचे लाता है, इसमें अब टाइम मान लो थोड़ा ज़्यादा लग गया, इसका कॉन्टेक्ट टाइम क्या हो गया, यहाँ पे बॉल पकड़ा, थोड़ा सा नीचे करके पूरी वेलोसिटी को जीरो कब किया, थोड़ा नीचे करके, मतलब थोड़ा टाइम क्या कर लिया यहाँ पे जीरो, थोड़ा टाइम ज़्यादा यूज कर लिया, मतलब 2 सेकंड टाइम ले लिया उसको जीरो करने के लिए। अब फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, p/2 के बराबर, कि बॉल तो दोनों सेम है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, मास उतना ही है, वेलोसिटी उतना ही है, तो फोर्स जो होगा एक में p लग रहा है, दूसरे में p/2 लग रहा है। तो दूसरे केस में जिसे पीछे किया था बॉल, उस हाथ, उसमें क्या हुआ, फोर्स आधा हो गया पहले वाले केस से, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, हाथ पे चोट कम लगेगा, बॉल अगर कम फोर्स लगाएगा हाथ पे तो चोट कम लगेगा ना, ठीक है। तो इसी को इंजर्ड होने से बचने के लिए ये क्या करता है, अपनी हाथ को पीछे खींचता है। बात समझ में आई, कारण क्या है, ठीक है। तो इसका अगर आपको आंसर पूछा जाएगा तो क्या होगा, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्यों करता है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए, ठीक है। हिंदी में लिखने की जरूरत है नहीं, समझ जाओ, संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए, जो नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर को घटाएगा तो क्या, हाथ में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगा जो हाथ पे लगने वाला है, और जो प्लेयर है उसका हाथ भी इंजर्ड नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते क्यों करता है, तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टू इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टू रिड्यूस द फोर्स, टू इंक्रीज द फोर्स, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दो ही कोई चीज बन सकता है, पहला टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और दूसरा टू रिड्यूस द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड्स ऑफ प्लेयर, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख दिए फोर्स रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से लिख लो नोट्स में। अगला क्या, यूजिंग ऑफ सीट बेल्ट। सीट बेल्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं कार में, ठीक है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, सोचो यहां थोड़ा सा। मान लो ये एक कार है,
ठीक है, एक कार है। अब ये कार है, मान लो इसका यूज़ तो जनरली जब कार में कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब उस टाइम पे यूज होता है। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको। अब मान लो ये जैसे ही कार कहीं से टक्कर खाई तो क्या हो गया, कार की वेलोसिटी अचानक जीरो हो गई। ठीक है, दैट मीन्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया। और ये आदमी जो होता है यहाँ पे बैठा हुआ, ऐसे बैठा हुआ जो व्यक्ति है यहाँ पे, वो क्या करता है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए तो वो क्या करेगा, आगे वाला शीशा में टकरा सकता है या उससे बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। समझ में आ रही बात। अगर ये सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ये इनर्शिया के कारण क्या होगा, आगे फिर ये तो मोशन में रह जाएगा ना। अचानक कार तो जीरो हो गया, कार की वेलोसिटी ऐसे आया कार अचानक, लेकिन इसके ऊपर जो बैठा रहेगा उसको क्या करेगा, आगे उसकी वेलोसिटी तो जीरो नहीं हुई है, इसको जीरो, तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ हो सकता है शीशा तोड़ के जा सकता है आगे, या फिर इसको चोट लग सकता है, या आगे टक्कर खा सकता है। तो अगर ये सीट बेल्ट पहना रहेगा, ठीक है, क्या करता है, अगर ये सीट बेल्ट पहना रहता है, ऐसा कुछ सीट बेल्ट पहनेगा, जब सीट बेल्ट पहना रहेगा तो ये तो रुका, अब ये आगे जाना चाहेगा, लेकिन इसकी जो मोमेंटम है, जैसे इसका बॉडी का मास कुछ m होगा, वेलोसिटी कुछ और होगा v, तो उसके कारण जो मोमेंटम के कारण ये आगे जाना चाहेगा और इस मोमेंटम से कहीं टकराएगा तो इसको क्या हुआ, चोट बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो सीट बेल्ट क्या करता है, इस पे एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है और हम आगे चलने चाह रहे हैं, हमको धीरे धीरे ये पीछे खींच रहा है। ठीक है, और फाइनली सीट बेल्ट क्या कर देता है, उसकी मोमेंटम को जीरो कर देता है। दैट मीन्स ये क्या करता है, आगे शीशा तोड़ के नहीं जाएगा या आगे किसी में टकराने से बच जाता है, जिससे ये इसको थोड़ा कम हर्ट होगा, इंजर्ड थोड़ा कम होगा। समझ में आ रही बात। तो इसी रीजन के कारण हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट का यूज करते हैं। इसमें भी सेम रीजन होगा, टू डिक्रीज द मोमेंटम ऑफ पैसेंजर और टू रिड्यूस द फोर्स। समझ में आ रही बात, मोमेंटम को घटाने के लिए ही करते हैं, रीजन एकदम सेम होगा, सारे में रीजन अप्रॉक्स यही होता है। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल क्या लिए हैं, a high jumping athlete is provided either a cushion or a heap of sand on ground to fall upon। मतलब मान लो कि एक ये यहां पे हाई जंप करने वाला है, हाई जंप करने वाला मतलब ऐसे जंप करने वाला है। समझ में आ रही बात, ये एक एथलीट है, हाई जंपिंग एथलीट है, वो यहां से जंप करने वाला है। जब ये जंप करेगा तो क्या करेगा, ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर जाएगा और जब ये ग्राउंड पे लैंड करने वाला रहेगा तो ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी वेलोसिटी होती है। और अगर वो वेलोसिटी से डायरेक्ट इस पर कॉन्टेक्ट करके, मान लो ये हार्ड ग्राउंड है तो इसमें तो नीचे जाएगा नहीं पैर, जैसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आएगा तो वैसे ही इसका क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ये जैसे ही यहाँ पे टच करेगा उसी टाइम एट दैट इंस्टेंट इसकी मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा इसको। अब मोमेंटम जीरो करने के कारण जो कांटेक्ट टाइम होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लेस टाइम होता है कांटेक्ट टाइम, जिसके कारण क्या होता है कि इस पे मोमेंटम तो सेम ही रहेगा, m इंटू वी, मोमेंटम फिर फोर्स हो गया और p मान लो मोमेंटम हो गया, और मान लो फिर से 1 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर से फोर्स कितना लगेगा उस पर, p लगेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, कांटेक्ट टाइम, जो टाइम इंटरवल जिसमें मोमेंटम को चेंज करा हो बहुत कम है, दैट मीन्स फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इसका पैर टूट जाए या कुछ भी हो सकता है। अब आगे केस में तो इसलिए इसमें क्या कहता है, हीप ऑफ सैंड और कशन, मतलब बालू का ढेर या गद्दा यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, बालू का ढेर दे देगा तो क्या होगा, मान लो ये बालू का ढेर दे दिया, अब ये जैसे ही इस पर कूदा तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे यहीं पे तुरंत नहीं रुकेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा मतलब थोड़ा नीचे जाके रुकेगा। समझ में आ रही बात, मतलब टाइम इंटरवल चेंज हो गया। मान लो टाइम इंटरवल यहाँ पे 1 माइक्रोसेकंड था, अगर टाइम इंटरवल डबल भी हो जाए 2 माइक्रोसेकंड तो फोर्स लगने वाला कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, फोर्स एकदम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और फोर्स हाफ हो जाएगा तो ये क्या होगा, इंजर्ड होने से बच जाएगा। मान लो अगर टाइम इससे डबल भी हो जाए तो p/2 टाइम फोर्स लगने लगेगा, ट्रिपल फोर्स। तो जितना ज़्यादा इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा या कशन देगा या जितना ज़्यादा ये हीप ऑफ सैंड रहेगा उतना क्या होगा, इस पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण वो इंजर्ड कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो इसमें भी क्या है, इसका भी रीजन क्या है, सेम रीजन है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द एथलीट। ठीक है, इसमें भी रीजन क्या है, सेम रीजन है, टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट।
और फोर्स लगने वाला जो उस पर फोर्स लगेगा उसको कम करने के लिए या चोट कम लगने के लिए, जो भी होगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से अपना आंसर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको आज हम लोग क्या पढ़ें, मोमेंटम पढ़ें। मोमेंटम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हमारे फिजिक्स में, क्यों मोशन चैप्टर में हम लोग मोमेंटम पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोग देखें डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन देता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हम लोग अच्छे से देखें, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से देखें, और क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग एक एक करके देख लिए जहाँ पे हमें ज़रूरत था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में या फिर डिफेंस एग्जाम सीडीएस वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास भी देखना है, बीच में क्लास छोड़ना नहीं है और क्लास को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, काफ़ी हम लोग डिटेल में करा रहे हैं आपको जनरल साइंस, इतना डिटेल में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, एक एक लेक्चर को देखना है और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हो पा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे कंटेंट को इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक बार पूरा मैकेनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग एक पूरा 2 घंटे का सेशन, लाइव सेशन होगा जिसमें पूरा सिर्फ क्वेश्चन कम से कम 100-200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद बीच में करवाने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक क्वेश्चन उस चैप्टर का, इसलिए अभी हम लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मैकेनिक्स वाला पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग लाइव सेशन क्वेश्चंस का करवाएंगे, जिसमें जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है या क्वेश्चन बन सकता है जहाँ जहाँ से सारा क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, वैकेंसी आती रहेगी। और थैंक यू।